Hello and welcome to everyone present here. As students, you already know that I had begun the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and first of all, I had discussed with you the meaning of nationalism. Then I had discussed with you the famous print of Frederick Serieux prepared in 1848, in which he had depicted the world of his dream made up of social and democratic republic. तो सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रवाद का अर्थ समझा था और उसके बाद हम लोगों ने फेडरिक सेल्यू द्वारा बनाई गई 1848 की उस प्रसिद्ध पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, प्रिंट के बारे में पढ़ा था, जो जिसमें उन्होंने अपने सपनों के संसार को दिखाया था। और वो संसार किस चीज़ से मिलकर बना हुआ था? सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात नेशन स्टेट से मिलकर बना था। तो 1848 के समय यूरोप की स्थिति क्या थी? उस समय केवल फ्रांस नेशन स्टेट बनने के कगार पर पहुंचा था और अमेरिका और स्विट्जरलैंड ये ही दो देश थे जो नेशन स्टेट बन चुके थे। अभी भी यूरोप में सभी जगह मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य चल रहे थे। तो उस समय जब ये पेंटिंग फेडरिक सेलू ने बनाई थी तो लोगों ने ऐसी कल्प मैंने सोचा भी नहीं था, विश्वास भी नहीं किया था कि इस तरह की परिस्थिति आ सकती है कि धीरे धीरे सभी जगह राजतंत्र समाप्त हो जाएंगे और नेशन स्टेट बन जाएगी। इसलिए फेडरिक सेलू द्वारा बनाई गई इस कृति को लोगों ने एक यूटोपियन विजन माना, एक कल्पना आदर्श माना कि ये वास्तविकता में संभव ही नहीं है, ये केवल कल्पना में ही ऐसा संभव है, इसका एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में वही बात हुई जो 1848 में फेडरिक सेल्यू ने अपने पेंटिंग में दिखाया था। धीरे धीरे सभी जगह नेशनलिज्म की भावना है यूरोप में और सभी जगह साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगे और नेशन स्टेट बने। अब ये नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से हुई और यूरोप में ये सब कैसे धीरे धीरे हुआ, हम लोग अब पढ़ते हैं टॉपिक वाइज। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो 19th सेंचुरी में मतलब 1800 के बाद यूरोप के राजनीतिक और मानसिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के चलते यूरोप के राजनीतिक और मानसिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। राजनीतिक परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि अब नेशन स्टेट बनने लगे, और मानसिक क्षेत्र में क्यों आया? क्योंकि नेशन स्टेट बनने के लिए पहले नेशन के प्रति प्रेम की जरूरत थी और लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। नेशन स्टेट इमर्ज इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। ये नेशन स्टेट बने कहाँ? राष्ट्र राज्य बने कहाँ? ये बने बहुवंशीय बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर की जगह पर। द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। यूरोप में मिड 18th सेंचुरी से मतलब अब थोड़ा सा आधुनिकता का आगमन हो रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, शहरों की आबादी बढ़ रही थी, वैज्ञानिक आविष्कार नए नए हो रहे थे। तो लोगों की सोच में आधुनिकता का आगमन हुआ, तो लोगों ने देश कैसा हो, समाज कैसा हो, शासन कैसा हो, उसके बारे में भी कल्पना की थी। और उनका एक मॉडर्न स्टेट के बारे में एक कल्पना था कि एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहाँ पर मतलब एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली हो और जनता को स्वतंत्र अधिकार मिले, और वहाँ पर एक मतलब अच्छी तरह की न्याय व्यवस्था भी हो और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो ये एक मॉडर्न स्टेट के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। Nation state is one in which the majority of its citizens and not only its rulers come to develop a sense of common identity and shared history or descent, which were forged through struggles, action of leaders and common people. तो नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट वह है जिसमें केवल उसके शासक ही नहीं बल्कि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या एक सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित करती है, और ये सामूहिक अपनेपन की जो भावना होती है उनमें मतलब पैदा की जाती है संघर्षों और क्रांतिकारियों और जनता के सहयोग से। मतलब कि नेशन स्टेट में जो रहने वाले निवासी होते हैं उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी होती है। किस चीज़ की? उनका कल्चर का, लैंग्वेज का, उनके पास्ट का, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ होती है। और ये कॉमन जो चीज़ होती है वो वहाँ डेवलप की जाती है
क्योंकि लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी इसलिए डेवलप की जाती है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो, और वो अपना एक अलग नेशन के बारे में सोचें और उसके तरफ अपना बिलोंगिंगनेस प्रदर्शन करें कि मैं उस नेशन को बिलोंग करता हूँ। और तब उनको अपने नेशन के प्रति प्रेम की भावना आएगी, और तब वो बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के अंदर न रहने की चाहत रखते हुए अब एक संघर्ष के बदौलत एक नेशन स्टेट की स्थापना करेंगे, मोनार्कियल फॉर्म को हटाएंगे। तो एक नेशन के प्रति कि मैं इस देश नेशन का निवासी हूँ, मैं इस देश का निवासी हूँ, लोग एक दूसरे को उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। और ये एक ग्रुप कब बनेगा, जब ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे से अपने बीच में कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर जुड़े हों। और ये कॉमन आइडेंटिटी वहाँ पर लोगों के बीच में एक नेशन से जुड़ने के लिए पैदा की जाती है, उसको उत्पन्न की जाती है। और वो उत्पन्न कैसे होता है, उसके लिए संघर्ष होते हैं, उसके लिए क्रांतिकारी लोग बहुत सारे कदम उठाते हैं और जनता का सहयोग होता है। क्योंकि साम्राज्य के अंदर जो लोग रहते थे, तो वो उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी होती थी, लेकिन वो एक दूसरे को कॉमन आइडेंटिटी को पहचानते नहीं थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे, और फिर वो अपने को एक ग्रुप की तरह परसीव नहीं करते थे, एक ग्रुप की तरह अपने आप को देखते नहीं थे। तो फिर वो एक नेशन के प्रति उनका झुकाव नहीं होता था, वो अपने आप को एक नेशन के से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए पहले लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी पैदा करनी पड़ती थी कि लोग एक दूसरे से जुड़े, और फिर वो अपने कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर एक नेशन का कॉन्सेप्ट लाएं, और नेशन के कॉन्सेप्ट आने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। और ये संभव होगा जब वो नेशन के प्रति प्रेम करना शुरू कर देंगे, तो उसको नेशनलिज्म कहा जाएगा। और फिर जब नेशनलिज्म आ जाएगा तो फिर मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा करके अपना नेशन स्टेट बनाएंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो सबसे पहले नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहले नेशन के प्रति प्रेम की भावना आना चाहिए। और नेशन के प्रति प्रेम आएगा जब नेशन होगा। तो फिर नेशन का कंसेप्ट कैसे आएगा? तो नेशन का कंसेप्ट आने के लिए जो लोग हैं वो पहले एक दूसरे को अपने एक समूह में देखें, सामूहिक उसमें अपनेपन की भावना हो कि हाँ, इतने सारे जो व्यक्ति हैं ये सब हम लोग एक हैं और हमारा एक नेशन होना चाहिए। तो सामूहिक अपनेपन की भावना फिर कैसे आएगी? क्योंकि अगर सामूहिक अपनेपन की भावना रहती तो लोग बहुत साल पहले से ही नेशन स्टेट बनाना शुरू कर देते। लेकिन सामूहिक अपनेपन की भावना को उत्पन्न किया गया लोगों के बीच में, और इसके लिए बड़े बड़े क्रांतिकारी और बड़े बड़े मतलब उसमें संघर्ष हुए। तब लोगों ने यह महसूस करना शुरू किया कि हमारे बीच में कॉमन आइडेंटिटी है और हम एक नेशन से जुड़े हुए हैं, और तब वो नेशन से प्रेम करना शुरू करते थे, और फिर वो नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते थे। तो नेशनलिज्म का सबसे पहला एक्सप्रेशन फ्रांस में आया, और वहीं पर नेशनलिज्म की भावना क्यों आई? क्योंकि लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी पहले पैदा किया गया। और इसीलिए इस टॉपिक में क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर वेयर टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। क्योंकि लोग तो रहते थे बहुवंशीय बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के अंतर्गत, और साम्राज्य के अंदर रहते थे, तो लोग एक दूसरे से अपने को अलग थलग महसूस करते थे, उनका कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पास्ट, कॉमन हिस्ट्री होते हुए भी। लेकिन जब लोगों को यह महसूस कराया गया कि नहीं, हम लोगों में बहुत चीज़ कॉमन है और हम लोग एक हैं और हमारा एक नेशन होना चाहिए, वो अपने से एक नेशन को जोड़ कर देखने लगे, तब उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आई। तो नेशनलिज्म की भावना आने के लिए लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर एक नेशन के से अटैच करना होगा। और कॉमन आइडेंटिटी ऑटोमेटिक नहीं आती, उसको वहाँ क्रिएट करना पड़ता है। और जब कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, वो तो है वहीं पर, लेकिन लोगों का ध्यान उसके तरफ आकर्षित किया जाएगा और कुछ क्रिएट किया जाएगा। और जब वो कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी तो लोग एक दूसरे से अपने को अटैच समझेंगे, और जब अटैच हो जाएंगे तो उनमें वननेस की फीलिंग आ जाएगी, और जब वननेस की फीलिंग आ जाएगी तो उनको नेशन के प्रति प्रेम हो जाएगा, और जब नेशन के प्रति प्रेम हो जाएगा तो उनके अंदर नेशनलिज्म आ जाएगा, और नेशनलिज्म आ जाएगा तो फिर वो नेशन स्टेट बनाने के लिए संघर्ष शुरू कर देंगे। तो
अब ये चीज प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई वो हम देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति में हुई 1789 में। द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड द ले सिटियोन emphasizes the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो अब कौन कौन से कदम उठाए गए लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रांस के अंदर जितना ज़मीन था उसको फादरलैंड माना गया। ला पैट्री मतलब फादरलैंड माना गया, और माना गया कि यहाँ जितने रहने वाले निवासी हैं इसके सिटीजन्स हैं, इसके नागरिक हैं। तो ला पैट्री और ले सिटियोन का कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले फ्रांस में रहने वाले लोगों के बीच में ये भावना पैदा की गई कि ये जो ज़मीन है फ्रांस की, ये आपका फादरलैंड है और यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं इसके नागरिक हैं। ये कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने का पहला कदम था। दूसरा, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर एज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो राजतंत्र में झंडा होता था उसकी जगह पर एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर का लिया गया, लोगों को यह महसूस कराने के लिए कि हमारा नेशन का ये झंडा है, अब राजशाही का नहीं चलेगा, अब हमारा नेशन फ्रांस का ये ट्री कलर फ्लैग रहेगा। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। तो अब स्टेट जनरल का चुनाव होने लगा और उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। और ये सब क्यों हुआ? इट वॉज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग नेशन स्टेट। ये सब प्रक्रिया चल रही थी कि लोगों को एक फ्रांस नेशन के प्रति अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए। न्यू हिम्स composed, oaths were taken and martyrs were commemorated in the name of nation। अब राष्ट्र के नाम पर नई नई शपथें ली गई। मैं शपथ लेता हूँ, हम लोग शपथ लेते हैं, तो देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर नई नई शपथों की रचना की गई, नई नई शपथें ली गई, नए नए मतलब स्तुतियाँ की रचना हुई, स्तुतियाँ ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, नेशन फ्रांस। ये अब नेशन क्रिएट होने का मतलब प्रक्रिया चल रही थी, कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करके। अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड। अब एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली विकसित की गई कि मतलब एक जगह से पूरे देश का शासन चलेगा, अलग अलग छोटे छोटे उसके शासक नहीं होंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वेर प्रैक्टिस्ड। तो अब पूरे फ्रांस के इलाके को अब एक नेशन माने जाने लगा उसके अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा। तो अब पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे फ्रांस के लिए अब एक समान माप और एक समान तौल की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था राजतंत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर नापने की भी पैमाना और तौलने का पैमाना बदल जाता था। लेकिन अब चूंकि फ्रांस एक नेशन है तो वन नेशन और वन सिस्टम, इसी आधार पर वहाँ पर एक समान यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स का मेजरमेंट मतलब उसका यूनिट एडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। तो अब जितनी भी स्थानीय बोलियाँ थी उसको धीरे धीरे डिस्करेज किया गया, हस्तोत्साहित किया गया और उसके जगह पर फ्रांस को पूरे देश का कॉमन लैंग्वेज माना गया। सो वी कम टू नो दैट द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वेयर फाउंड इन द French Revolution of 1789, and to make the people a sense of common belongingness and a sense of attachment to a nation, common identities were created and several steps were taken to create a sense of common identity among the French citizens, because unless and until they will give an emphasis of common identity, they will no longer feel attached to each other and recognize themselves to a country, then no longer nationalism may come among them and they may take further steps to create a nation state। तो कॉमन आइडेंटिटी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग अब महसूस करना शुरू करें कि वो एक दूसरे से संबंधित हैं, वो अटैच्ड हैं और अपने को एक नेशन से रिकॉग्नाइज करें, फिर उनको नेशन के प्रति प्रेम आएगा और जब प्रेम आएगा तो फिर वो नेशनलिज्म के सहारे नेशन स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे। So in this way we conclude this topic. The next topic we will discuss in next video lesson. Okay.